नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जायद के मौसम में किस प्रकार हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इस विषय पर एक विशेष कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मंडी भाव होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। मत्स्य पालकों का होगा निःशुल्क बीमा, भारतीय उर्वरक निगम को मिला नया नेतृत्व, सेब रोगों पर सफलता पाते किसान की गाथा और पशु विज्ञान से जुड़ा दीक्षांत समारोह संपन्न। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। मैदानी क्षेत्रों में मछली पालन एक विस्तार लेती विधा है। इसे प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ संयुक्त प्रयास करते हुए मत्स्य पालकों का निःशुल्क बीमा किए जाने की योजना को अंजाम दिया है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। ताल तलैया ही नहीं, अब खेतों के बीच पनपती मछली पंजाब के किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनकर उभरी है। पंजाब सरकार द्वारा मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए फिश फेड के साथ मिलकर मत्स्य पालकों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बीमा के लिए भुगतान केंद्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2014-15 के दौरान 2571 किसानों और मत्स्य विक्रेताओं का दुर्घटना बीमा किया जा चुका है। बढ़वार लेती फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति उर्वरकों द्वारा की जा रही है। देश में उर्वरकों की आवश्यकता पूर्तिकर्ता भारतीय उर्वरक निगम यानी FAI महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल ही में इसे नया नेतृत्व मिला है। किसान की ये खड़ी फसल उर्वरकों के दम पर बेहतर उत्पादन का दावा करती है। देश में नीम लेपित यूरिया का प्रयोग अनिवार्य किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। देश की उर्वरक से जुड़ी संस्था भारतीय उर्वरक निगम यानी FAI किसान हितकारी बन महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। हाल ही में संस्था को श्री राकेश कपूर के रूप में बतौर अध्यक्ष नया नेतृत्व प्राप्त हुआ है। जैसा किसान भाई जानते हैं, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो भारत में जितनी उर्वरक कंपनियां हैं उसकी एक संगठन है। ये संगठन उर्वरक कंपनियों, मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स, उनके जो भी समस्याएं होती हैं ना सिर्फ उसके बारे में विचार करता है और सरकार के सामने पेश करता है, इसके अलावा ये किसानों के लिए ये कंपनियां क्या कर सकती हैं उसके बारे में बहुत ही काम करता रहता है। अभी हम लोगों ने FAI ने यहाँ पे एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था जिसमें सस्टेनेबल फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ के बारे में चर्चा हुई। फर्टिलाइज़र कंपनियाँ कई वर्षों से ये सॉइल टेस्टिंग का काम करती आ रही हैं। सभी बड़ी कंपनियाँ ये करती हैं। उनके पास मोबाइल वैन्स हैं, वो आपके खेतों में जाती हैं, वहाँ पे सॉइल सैंपल्स लेती हैं, टेस्ट रिपोर्ट बनाती हैं और आपको बताती हैं कि आपकी इस ज़मीन में किस उर्वरक की, किस न्यूट्रिएंट की कमी है। आज भारत सरकार ने इसको एक नेशनल मिशन के रूप में इसको शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सॉइल हेल्थ कार्ड होना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इससे किसान को पता लगता है कि वो किस मात्रा में क्या न्यूट्रिएंट डाले। ना सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटैश, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपकी ज़मीन में जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन सब तत्वों का भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको किस तत्व की ज़रूरत है, ये आपको सॉइल हेल्थ रिपोर्ट के माध्यम से मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उर्वरक कंपनियों के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और भारत सरकार के इस अभियान में किसानों का बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनेंगे और उनको पता लगेगा कि वो किस उर्वरक को यूज़ करें। मानव को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले सेब के अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी जरूरी है। इन दिनों सेब पर रोग घात लगाए बैठे हैं, मगर सेब उत्पादक भी सजग है। प्रस्तुत है हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही एक सेब उत्पादन की सफलता गाथा। बढ़ती गर्मी में राहत का एहसास दिलाती हिमाचल प्रदेश की ये वादियां आपके स्वास्थ्य का भी इंतजाम किए हुए है। यहाँ के सेब के बागान इस समय फूल फलने के रूप में बढ़वार की ओर है, तो वहीं कॉमन स्कैब जैसे रोग भी इन पर घात लगाए बैठे हैं। ऐसे ही रामपुर बुशहर के गांव खनास हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक भाई गोपाल सिंह ठाकुर हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस दिशा में सफलता की गाथा लिख डाली है।
हमारा गांव समुद्र तल से लगभग 7,500-8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हम आजकल हमारे बगीचे में हमने पहले जो है इसमें तौलिए वगैरह तो नवंबर दिसंबर में कर दिए हैं। अब मार्च अप्रैल में हम जो है इसमें अच्छी गुणवत्ता के फसल लेने के लिए संजो स्केल के बचाव के लिए हम इसमें जो है अभी TSO का स्प्रे कर रहे हैं। उसमें हम जो है HMO 4 लीटर डाल के 200 लीटर में और उसके साथ 400 ml क्लोरोपाइरीफास या जिसको डर्मेट कहते हैं उसको डाल के इसकी हम जो है पूरी स्प्रे कर रहे हैं। उस स्प्रे से जो है इसमें जो है फिलामेंट बनेगी और वो स्केल जो है उसमें मर जाएगी। अगर कोई स्केल फिलामेंट से फिर बच जाती है, वो जो क्लोरोपाइरीफास का जो जहर है वो उससे जो मर जाएगी, फिर हमारे जो है जो सेब के जो फ्रूट होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जिसको कि अदानी एग्री फ्रेश जो हमसे लेता है और उसमें कोई हमारे रिजेक्शन के चांस जो है 0 हो जाते हैं। शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से पशु विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभर रहा है। पिछले दिनों नागपुर स्थित महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अपना दीक्षांत समारोह संपन्न किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। पशु और मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य की शान महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा पिछले दिनों अपना 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं कुलपति महामहिम श्री चन्नमनेनी विद्यासागर राव द्वारा अध्यक्षता की गई, तो मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनीताल के उपकुलपति डॉक्टर मंगला राय उपस्थित थे। आखिरकार मौसम में तापमान बढ़ने ही लगा है, ऐसे में आपको सजग होना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकतम स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय और सुदूर दक्षिणी प्रायद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तो आइए अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। मंडियों में इन दिनों सरसों और सोयाबीन के तेल की खासी आवक है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तिलहन की फसलें बर्बाद होने से तेल की धार पतली भी हुई है। सलाद के लिए खीरा भरपूर आवक लिए हुए है, उसमें उपभोक्ता बीज रहित खीरे की मांग अधिक दिखा रहा है, इससे उसके दामों में उछाल है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, आप सभी पशुपालन करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि पशुओं के लिए हरा चारा कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तो इससे पशुओं की सेहत ठीक रहती है, दूसरा अधिक से अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है। जायद के मौसम में किस प्रकार अधिक से अधिक हरे चारे का उत्पादन किया जाए, इसी पर एक विशेष कार्यक्रम आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी पुरानी और सटीक कहावत है कि जिसने समय के मरम को पहचाना वो ही चतुर सियाना। और आप तो भी सियाने वह हैं भी बहुत, और क्योंकि ख़ास बात ये भी है कि जो हमारे पशुपालक हैं वो अगर समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं मात खाएंगे। आप खा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए कि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी पशुओं के लिए चारे की, चारा, और वो भी हरा चारा, तभी तो पौष्टिकता बढ़ेगी। तो पौष्टिकता के साथ साथ हरा चारा और जो इस समय स्थितियां हैं उनको देखते हुए आपको अपनी कमर कसनी होगी। आखिर इस दिशा में क्या कुछ सरकार कर रही है?
कुछ स्तर पर ऐसी कंपनियां भी, निजी कंपनियां जो बहुत कुछ कार्य कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं, और हर महीने 2400 घंटे आपको अगर अच्छा चारा मिले, हरा चारा मिले, तो बात ही क्या है। तो हम आइए ये जानकारी लेते हैं कि इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है। मैं आपकी मुलाकात अपने विशेषज्ञों से करा देता हूँ। आप हैं डॉक्टर KML पाठक साहब, जो उप महानिदेशक हैं पशु विज्ञान को लेकर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, और डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है पशु विज्ञान की दिशा में, और सजग हैं सालों से, चाहे छोटे पशुओं की बात हो, चाहे ऊँट की बात हो, और गाय की बात हो, भैंस की बात हो, डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री मोहन जी सक्सेना जी, जो कि आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के MD हैं, यानी कि प्रबंध निदेशक हैं, और इनका भी एक बड़ा योगदान है। और ख़ासकर ये है कि ये पशुओं के चारे की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और एक सोच जो बनती है वो ये सोच लेकर के आए हैं कि किस तरीके से पशुधन का विकास हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। इस समय जो स्थिति बनी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कृषि के ऊपर कुठाराघात हुआ, लेकिन पशुधन आगे आया। मैं जानना चाहूँगा, इस वर्तमान परिवेश को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए पशुधन के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ की जो ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारे यहाँ पशुधन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे देश में 70% जो लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और गांव में जो किसानों की आमदनी का सोर्स जो है, जो साधन है, वो हमारा पशुधन है। पशुधन में हम गाय की बात करते हैं, हम भैंस की बात करते हैं, हम बकरी की भी बात करते हैं, हम सूअर पालन की बात करते हैं, हम मुर्गी पालन की भी बात करते हैं। तो जो पशुधन अगर हमारा किसान जो रखते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं बना रखी हैं, और हमारा प्रयास ये है भारत सरकार का कि किस तरह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसका जो सबसे बड़ा साधन जो पशुधन है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब हमारा ये होता है कि वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से पशुधन को रखा जाए, चाहे उनका चारे की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, क्योंकि इस समय चारा जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इस समय आपने बात करी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये बात सही है कि किसानों को नुकसान हुआ है। ये जो बेमौसम की जो बरसात हुई है, कहीं ओलावृष्टि हुई है, इससे पशुधन सीधे रूप से प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो गांव के जो लोग किसान हैं वो सजग हैं। खेती को तो नहीं ढक सकते थे, खेती पे तो होना ही था, लेकिन उन्होंने अपने पशुओं को वो रखा है। लेकिन इससे थोड़ी सी चारे की समस्या ज़रूर हुई है, थोड़ी सी समस्या हुई है, जिसकी हम आज किसानों को, भाइयों को बताना भी चाहेंगे कि किस तरह से पशुओं को अच्छा चारे की बात करें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पशुधन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, और किसानों को मैं हमेशा ये बात कहता हूँ प्रोग्राम में जब भी आता हूँ, अच्छा पशुधन रखिए, अच्छा स्वास्थ्य उनका रखिए, अच्छा उनको चारा दीजिए, तो स्वाभाविक रूप से आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे कि अभी पाठक सर ने बताया कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के साथ हम चारे की नई शुरुआत कर रहे हैं, और एक तरीके से उसको हम प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था है पूरी तरह से समर्पित है, देखा जाए तो पशुधन के लिए, आप क्या कुछ कर रहे हैं इस दिशा में? देखिए, कृषि एवं पशुपालन हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, और हमेशा से ही ये कृषि एवं पशुपालन साथ साथ होता आया है। पशुपालन से किसान को दूध उत्पादन करके जो सुबह शाम की आमदनी मिलती है, अब उसको उसके द्वारा जो गोबर प्राप्त होता है, उससे भी उसको अपनी ऊर्जा की पूर्ति होती है। बायोगैस उसने अपना ली है, और उसके अपराध जो बाद में उसको देसी खाद मिलती है, या जिसको कह लें कि गोबर की खाद मिलती है, वो उससे अपने खेती के काम भी पूरे करता है। अब इस श्रृंखला में सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि पशुओं का आहार, और उस आहार में हरे चारे की जो कमी है, कमी इसलिए है क्योंकि अब खेती योग्य ज़मीन घटती जा रही है, और वो दूसरी फसलें उगाता है, गेहूँ, चावल, गन्ना, तो हरा चारा उगाने के लिए ज़मीन घटती जा रही है। तो हमारे संस्थान ने हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए इस पे अनुसंधान शुरू किया, क्योंकि पशु स्वास्थ्य में हरे चारे का बहुत ही महत्व है,
और महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम पशुओं की घटती प्रजनन समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ निकल के आती है कि सब चीज़ एक तरफ, हरा चारा एक तरफ। तो हमने इस परिप्रेक्ष्य में कि खेती योग्य भूमि के संसाधन कम हो रहे हैं, जल के संसाधन कम हो रहे हैं और किसान की आवश्यकता केवल 3-4 महीने के लिए नहीं है हरे चारे की, बट उसको रोज की है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य शुरू किया और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 8 साल के प्रयास और आप सबके सहयोग और किसान भाइयों का सहयोग कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। निश्चित रूप से उनको इससे लाभ भी मिला। कोऑपरेटिव डेयरी खास तौर से इसमें आगे आई और क्योंकि वो अपने किसानों को दूध लेती हैं किसानों से, तो उसके बदले में उन्होंने पशु आहार के साथ साथ चारा देना भी शुरू किया। जितने भी ब्रीडिंग सेंटर हैं वो अपने बुल्स को अच्छा चारा दे रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का सीमेन मिलता है। डॉक्टर पाठक, जिस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन की बात अभी कहा आपने, तो उस तरीके से देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो चारा है उसकी भी कमी होगी। तो जाहिर तौर पर ये देखा गया है कि जो पशुधन है उसको अगर पौष्टिक चारा मिलता है तो पूरी तरह से विकास करता है। तो इसको देखते हुए क्या उसके विकल्प सोचे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, एक तो मैं यहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक की बात करता हूँ क्योंकि चारे पे हमारे को चारा क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमको पूरे वर्ष, पूरे 365 दिन जो है हमको चारा, हरा चारा मिले। कभी कभी हरा चारा जो है किसान खेतों में नहीं उगा पाते हैं, कभी अब जैसे आज ओलावृष्टि हो गई, आज बरसात ज़्यादा हो गई, लेकिन हाइड्रोपोनिक एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमारे यहाँ, मैं तो उसको कहता भी हूँ कि जो डाबर आयुर्वेद है, इन्होंने एक अच्छी एक मशीन बनाई है और वो हाइड्रोपोनिक जो पैदा करते हैं, बनाते हैं, वो किसानों के लिए बड़ा फ़ायदा है। तो एक तो वो सोर्स है हरे चारे का, बहुत बढ़िया, उसमें अच्छा प्रोटीन मिलता है, अच्छी चीज़ मिलती है किसानों को। साथ ही साथ अगर हम पशुओं की उपयोगिता की बात करें तो देखिए, पशु का दूध तो हम सभी जानते हैं कि पशु का दूध बहुत ही उपयोगी है। दूध के साथ उसका गोबर भी उपयोगी है, उसका मूत्र भी उपयोगी है। आजकल हम पंचगव्य की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। हमारा भारत सरकार की प्राथमिकता ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पशु की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो किसान जो सॉइल की हम बात करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी जो कम हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए पशु की जो है आप गोबर जो है उसमें प्रयोग लेते हैं। इसके साथ साथ जो है उसका जो सींग है, जो मरे हुए, जो प्राकृतिक रूप से पशु मर जाते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, वो भी एक सींग की भी हमने अध्ययन किया है कि उससे बहुत अच्छी खाद बनती है। तो ये भी एक उपयोगिता है उसमें। इसी प्रकार से अगर आप उसकी बात करें, दूध की मेडिसिनल वैल्यू है, तो इस तरह से उसकी उपयोगिता जो है हर तरह से किसान उससे फ़ायदा उठा सकता है, हर एक तरह से उसको लाभ मिलता है उससे। सक्सेना जी, जिस तरीके से अभी पाठक सर ने बात की कि कुछ जो चारे हैं वो निश्चित तौर पर उसको एक पौष्टिकता प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हम कुपोषण से लड़ने की बात करें और एक अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो जाहिर तौर पर जो बछड़े बछड़ियां हैं उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में जो वयस्क तैयार हो वो बलिष्ठ हो और हम उससे अधिक उत्पादन ले सकें। तो आपकी संस्था इस दिशा में क्या करे? देखिए, हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो कृषि एवं पशुपालन का एक पूर्ण रूप से इसको एकीकरण करना, इंटीग्रेशन करना। उसमें पशुपालन से संबंधित केवल दुधारू पशु की ही आवश्यकता तो है ही है, लेकिन दुधारू पशु आएंगे कैसे, और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रजनन क्षमता का विकास हो, और प्रजनन के बाद जब गाभिन पशु ब्याध करता है, वहीं से ही शुरू हो जाती है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा, और जो बछिया या बछड़ा होता है उसका किस तरीके से प्रबंधन हो। इसमें बहुत कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार बहुत प्रयास करती है कि टीकाकरण जरूरी है, उसको करती है, उनमें कीड़े मारने की दवा समय समय पे दी जाए, टीकाकरण हो, और एक उनको अच्छा आहार मिले, जिससे कि करीब 1.5 साल 2 साल में वो 250 किलो का वज़न आ जाए और वो प्रजनन योग्य बन जाए।
और यही हमारा संस्थान इसको करना चाह रहा है, जिसमें किसानों की भागीदारी और उनके साथ मिलके पूरे संपूर्ण पोषण की जानकारी, हाइड्रोपोनिक्स से चारा कैसे उगाएं उसकी जानकारी, टीकाकरण कैसे करें उसकी जानकारी, इवन जो है वो एआई कैसे करें, उसको गर्भ में कैसे लाएं उसकी जानकारी, कृत्रिम गर्भाधान की, अच्छी नस्ल के बुल से उसका कैसे क्रॉस करें। तो अगर ये सारी चीज़ कर दी जाती है तो कृषि और पशुपालन ये हमारे ग्रामीण अंचल की एक तरीके से पूरी कायाकल्प कर देंगे और किसान की खुशहाली पशुपालन से बढ़ती जाएगी। डॉक्टर पाठक, स्थानीय तौर पर जो चारे हैं निश्चित तौर पर वो इसी परिस्थिति में काम आएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि जो कुछ अनुसंधान, कुछ शोध हुए, जैसे पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक शोध की थी कि जो कांटा रहित कैक्टस है उसको भी हम चारे के रूप में अपना सकते हैं। तो इस दिशा में और क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? हम हमेशा इसकी खोज में रहते हैं कि अल्टरनेट हमको कोई ऐसा मिले। तो हमने एक अच्छी एक जो ये कैक्टस होता है उस कैक्टस के बारे में ये एक मिथ थी, तो कैक्टस जो है वो किसी काम का नहीं है, तो वो हमने मिथ दूर करी है और एक जो उसके अंदर कांटे नहीं होते हैं ऐसा एक कैक्टस विकसित किया है। हमारे 2-3 संस्थान हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, और हमने वहाँ पे उनसे हरा चारा बनाया और उसके साथ में कुछ ग्रेन्स भी मिला दिए। तो उससे देखा कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पशु की वो कैक्टस से पूरी हो रही है। तो मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को ये बताते हैं कि आप कैक्टस भी उगाइए। अच्छा, कैक्टस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने खेत में ही उगाएं, उसकी मेड़ पे उगा सकते हैं, जहाँ आपकी बैरन लैंड है वहाँ उगा सकते हैं। और उसके लिए हम नई नई तकनीक कैसे उससे पैदा करें, उसके लिए कहाँ से आपको बढ़िया सीड चाहिए या कैक्टस मटेरियल कहाँ से चाहिए, वो हमारा संस्थान देता है। सक्सेना जी, जहाँ हम बात करते हैं हमेशा जब आहार की बात होती है पशुधन की, तो चारे की बात होती है, हरे चारे की बात होती है। आप नहीं समझते कि जो दाना है, यानी कि हम फीड की बात करते हैं तो फीड जरूरी है फॉडर के साथ साथ भी। आप इस दिशा में क्या सोचते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि दाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुलदीप जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज भारत विश्व में प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में, और इसमें जो हमारी जनसंख्या है पशुओं की, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भले हमारे पशु 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 50 लीटर वाले भी पशु हैं, हम लोग अपना पशु दुग्ध उत्पादन क्रॉप रेजिड्यू से करते हैं, जैसे भूसा हो गया, शुगर केन टॉप हो गया, ये क्रॉप रेजिड्यूज देते हैं पशुओं को खाने के लिए, और जो खली चोकर निकलती है वो देते हैं। अब इसमें एक जो कठिनाई आ रही है पिछले 5, 7, 10 सालों से कि हमारे क्रॉप रेजिड्यूज जो हैं वो खेत में जलाए जाने लगे हैं, और अगर वो खेत में नहीं जल रहे हैं तो वो इंडस्ट्री में जलने लगे हैं। एक तरफ उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पशुओं के लिए उपलब्ध आहार जिसमें ये क्रॉप रेजिड्यू का मुख्य अंग रहता है वो घटता जा रहा है और उससे लागत बढ़ती जा रही है। और फिर एक संपूर्ण पशु आहार बनाना और साथ साथ ये हाइड्रोपोनिक चारा, जो कह लें कि भाई दाल में घी का काम करता है, ऐसे ही पशु आहार में हरा चारा अगर पशुओं को मिल जाता है तो वो उनके लिए दाल में घी के बराबर होता है। वो ज़्यादा मिलता है तो और उनको अच्छा मिलता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दुग्ध उत्पादन अच्छा रहता है, दूध में फैट की मात्रा अच्छी रहती है, SNF अच्छा रहता है, और वो एक तरीके से बीमारियों से जो है वो दूर रहते हैं। तो मोटी बात ये निकल के आती है कि चाहे जलवायु परिवर्तन हो, स्थिति कोई भी हो, हम अपने पशुपालक को चारा देने के लिए पूरी तरह से सजग हैं। तो डॉक्टर पाठक, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्सेना सर, आपने जो जानकारी दी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से जहाँ एक ओर सरकार सजग है, वहीं दूसरी ओर सहकारी विभाग और कुछ निजी संस्थाएं भी आपके साथ खड़ी हुई हैं। अब फिर डर किस बात का? आपको तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप चारे की समस्या हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो और कोई भी स्थिति हो, उसमें आप अपने पशुधन को पूरी तरीके से स्वस्थ रखिए ताकि वो एक सही अर्थों में पशुधन बन सके। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव
प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताएं अपने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा सब्जियों पर आधारित। इसके अलावा खबरें खेती की और मंडी भाव होंगे। इसी जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।